हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। चलिए आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले कुछ क्वेश्चन जो कि आपके नंबर सिस्टम से कनेक्टेड होंगे, जिसमें आपका बेसिक कुछ एक्स वाई वाली इक्वेशंस होती है, जैसे कि हमने कल वाले सेशन में कंप्लीट किया था। तो आज हम लोग थोड़ा सा लेवल यहाँ पर इंक्रीज़ करें, जैसे कि आपको बताया गया था। हर एक टॉपिक से हम लोग 3 सेशन कंप्लीट करेंगे। 3 सेशन में सबसे पहला वाला बहुत ईजी रहेगा, जहाँ पर आपको बेसिक नॉलेज मिलेगा उस टॉपिक का। सेकेंड वाला थोड़ा मॉडरेट लेवल का रहेगा और थर्ड वाला थोड़ा हाई लेवल का रहेगा। ठीक है, तो आज यहाँ पर सेकंड सेशन हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करने का ट्राई करिए कि इसका आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि एक निश्चित राशि को एक्स, वाई और जेड के बीच में इस तरीके से विभाजित किया जाता है कि एक्स को मिलने वाले प्रत्येक रुपए पर वाई को 50 पैसे मिलेंगे और y को मिलने वाले प्रत्येक रुपए पर z को यहाँ पर 25 पैसे मिलते हैं। कुल राशि में z का हिस्सा 480 रुपये है, तो x का हिस्सा यहाँ पर क्या होगा। और इस तरीके से आपको यहाँ पर 5 ऑप्शन भी दिए गए हैं। आपको करेक्ट आंसर देखना है कि आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए। चलिए, आपको कुछ समय दिया जाता है, आप इसको सॉल्व करिए, आंसर बताइए कमेंट करके कि आंसर क्या होगा, फिर हम लोग इसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखो, जो नहीं बना पा रहे उनके लिए मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि ये किस तरीके से बनेगा, जैसा जैसा आपको क्वेश्चन में दिया गया एज इट इज़ आपको सॉल्व करना है। एक्स वाई और जेड 3 लोग हैं, तो हमारे पास एक्स है, वाई है और जेड है। और जेड की राशि आपको दे रखी है 480 रुपये, और निकालनी किसकी है, आपको एक्स की राशि निकालनी है। ठीक है, तो बस इतना ही करना है। अब बस मेन जो टास्क हमारा रहेगा वो रहेगा इक्वेशन बनाने का, कि एक्स को मिलने वाले प्रत्येक रुपए पर, यानी कि एक्स को यदि प्रत्येक रुपए 1 रुपया मिलता है तो ऐसी कंडीशन में y को 50 पैसे मिलते हैं। तो क्या मैं y को 50 पैसे यानी 1/2 रुपये लिख सकती हूँ, जैसे कि हम कल के सेशन में भी कर रहे थे। जब हम लोग कॉइन वाला कर रहे थे तो 25 पैसे को 1/4 लिखा था, 50 पैसे को 1/2 लिखा था। तो इसी तरीके से हमने 1/2 कर दिया। ये हम लोगों ने पहला रेशियो निकाला, जैसा कि क्वेश्चन हमसे बोलने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और y को मिलने वाले प्रत्येक रुपए पर, यदि y को 1 रुपया मिलता है प्रत्येक रुपए पर, z को 25 पैसे मिलते हैं। 25 पैसे यानी कि 1/4। तो ये बेसिकली इनका रेशियो हो गया। अब एक कंडीशन है कि या तो आप दोनों को थोड़ा नॉर्मलाइज कर लें, जो ये अनुपात अनुपात में दिख रहे हैं इनको नॉर्मल कर लें। ठीक है, तो 2 का इधर गुणा कर देते हैं, तो ये रेशियो क्या बन जाएगा, 2:1 का बन जाएगा। और इसका इधर गुणा कर देंगे तो रेशियो बन जाएगा 4:1 का। ठीक है, तो अब अनुपात समानुपात वाले जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जब हमें इस तरीके से रेशियो बनाने होते हैं, तो आपको ये पता है कि एक्स और वाई का रेशियो कितना है, 2:1 का है। और वाई और जेड का रेशियो कितना है, 4:1 का है। तो इसको सॉल्व कर लेते इस तरीके से। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। 1 का 4 में गुणा करेंगे 4, और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1। तो बेसिकली एक्स वाई और जेड का रेशियो कितना आ गया, 8:4:1 का, है ना। अब आपको क्या दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है कि z का हिस्सा कितना है, 480 रुपये। तो रुपए में तो 480 है, लेकिन अनुपात में कितना है, अनुपात में 1 है। और आपको पूछा किसका है, x का। अगर y का पूछते तो आप 4 का गुणा कर देते, लेकिन अभी आपसे x का पूछा है तो आपको करना पड़ेगा 8 का गुणा कर लीजिए। 480 में 8 का गुणा करते हैं तो 8 8 64 होता है। ठीक है, 8 चौक 32 और 6 होता है हमारा 38। 40 रुपये है क्या ऑप्शन में, 38 20 38 40, यस, ये रहा आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, 38 रुपये। करना क्या था, एक बार और देख लेते हैं। एक्स वाई जेड 3 लोग थे, 480 रुपये जेड के दे रखे थे, एक्स की राशि आपको निकालनी थी। एक्स को मिलने वाले प्रत्येक रुपए पर वाई को 50 पैसे 1/2 रुपये मिलते, या फिर आप 150 का भी रेशियो बना लेते। बस आपने उसमें कटिंग ही करनी होती, कट करते रहते आप 150 वापस से, वही आपका 2:1 का रेशियो बन जाता। और y को मिलने वाले प्रत्येक रुपए पर z को 1/4 मिलता है। ठीक है, 25 पैसे मिलते हैं। तो ये हमने 2:1 4:1 कर लिया। ठीक है, 2:1 4:1 को यदि हम लोग एक कॉमन एक्स वाई जेड का एक कॉमन रेशियो बनाएंगे, 8:4:1 का रेशियो बनेगा। एक की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 480, तो आपको निकालनी थी x की वैल्यू, तो 3840, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। 3 संख्याओं का औसत 165 है। यदि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से 2 गुनी है, और तीसरी संख्या जो है पहली संख्या की 1/3 है। मतलब बेसिकली यहाँ पर आपको 2 कंडीशन दी गई है, पहली, दूसरी और तीसरी संख्या के लिए। तो सबसे बड़ी संख्या का 1/5 और सबसे छोटी संख्या के 2/3 का अंतर यहाँ पर कितना होगा, ये आपको बताना है।
करें स्टार्ट, 3 संख्याएं हम लोग वो ही मान लेते हैं, एक्स वाई और जेड हमारे पास 3 संख्याएं हैं, ठीक है। तो 3 संख्याएं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों का औसत कितना है, औसत में 3 से डिवाइड करते हैं, औसत 165 है। मान लो ये नंबर कितना हो जाएगा, 165 इंटू 3, 5 या 15, 48, 16 या 48 और 49, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 495 आ गई है, ठीक है। अब जो यहाँ पर दिया हुआ है सबसे ऊपर लिख रही हूँ मैं, ये जो पहली संख्या है, पहली संख्या हम लोग मान रहे हैं एक्स, दूसरी वाई और तीसरी जेड, है ना, एक नॉर्मल नोमेनक्लेचर ही हम लोग ले रहे हैं। तो पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की दोगुनी है, दूसरी संख्या की दोगुनी है, ये अपन को दिया हुआ है। और तीसरी संख्या जो है, यानी ये जो तीसरी संख्या है ये आपका 2 है, ये जो तीसरी संख्या है पहली संख्या का 1/3 मतलब कि 1/3वां भाग है। और बाकी तो ये आपका आंसर आने के बाद आपको ये निकालना पड़ेगा, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू आने के बाद, ठीक है। तो x की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, x की वैल्यू आपको दे रखी है 2y, y को एज इट इज ही रहने दो, और z की वैल्यू कितनी दे रखी है, z की वैल्यू दे रखी है x/3, ठीक है। और अभी आपने देखा कि x की वैल्यू कितनी है, 2y है, तो ये z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2y/3 हो जाएगा, और टोटल वैल्यू कितनी है इधर, 495 है, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम तीनों का 3 आ जाएगा, 3 दूना 6y प्लस 3y प्लस 2y इज इक्वल टू 495, ठीक है। यहाँ पर आगे लिख रही हूँ, 6 और 3 9 होते हैं, 9 और 2 11 होते हैं, 11y/3 इज इक्वल टू 495। अब इसको हम लोग कट कर लेते हैं, देखो उसको कट कर लेते हैं, 11 से कट जाएगा क्या ये, 11 चौक 44 और 11 5 55, तो y की वैल्यू मेरी आ जाएगी 45 इंटू 3, यानी कि 5 या 15, 45 या 135 होते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 135 आ गई, ठीक है। तो x की वैल्यू आपको निकालनी है, चलो पहले z की निकाल लो, z की वैल्यू 2 इंटू वाई, यानी कि 2 इंटू 135/3 हो जाएगा, यानी z की वैल्यू 3 से कट जाएगा, ये कितनी बार, 45 बार, तो z की वैल्यू आ गई 90। और आपको x की वैल्यू निकालनी थी, जो कि यहाँ पर अगर आप रखते हैं 90 का 3 में गुणा करेंगे, यानी कि 270, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, x की वैल्यू कितनी आ गई है, 270 आ गई है, y की वैल्यू 135 आ गई है, और z की वैल्यू कितनी आ गई है, 90 आ गई है, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो हमारे नंबर्स आ गए। अब हमें जो निकालना है उस वैल्यू को लिख लेते हैं, इसको हटा देते हैं अब यहाँ से, सिर्फ हमें वैल्यू निकालनी थी, तो हमने कैलकुलेशन करके सारी वैल्यूज़ यहाँ पर निकाल लिए, ओके। यहाँ तक रहने देते हैं इसको, क्योंकि y की वैल्यू से ही हमने सारी निकाली थी। तो y की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पर अभी, 135, तो ये y की वैल्यू यहाँ पर 135। उसके बाद जो हमको दिया हुआ है कि सबसे बड़ी संख्या, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 270, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 270 का 1/5, और सबसे छोटी संख्या क्या है, 90, 90 के 2/3 का अंतर, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा था। सबसे बड़ी संख्या आपको 270 दिख रही है, सबसे छोटी संख्या आपको 90 दिख रही है, इसके 2/3 का अंतर क्या होगा, इसको 5 से कट कर लेते हैं, 5 5 25 और 2 5 चौक 20, मतलब ये नंबर कितना आ गया, ये नंबर आपका आ गया 54, और ये 3 तिया 9 होते हैं, मतलब 30 दूना कितना हो जाएगा, ये 3 तिया 9 60, इनके बीच का अंतर आपको निकालना था, तो आपका अंतर आ जाएगा यहाँ पर 6, ठीक है। तो ये डिफरेंस कितना हो गया, 54 में से 60 गए तो आपका अंतर बच जाएगा 6, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 5 5 25 और 2 बचेंगे, 5 चौक 20, 54 और 3 तिया 90, 30 30 दूना 60, 54 में से 60 गए तो आपका कितना बचेगा, 6 आंसर बचेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। यही पूछा गया था, आपको ABC नंबर दिए गए थे, एवरेज निकालना था, एवरेज आपने निकाला, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के बीच में एक अनुपात बन रहा था, जिसको हमने एज इट इज जैसा जैसा प्रश्न ने बोला हम लोगों ने लिख दिया, और करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या बन गया, 6 बन गया, ठीक है। चलो अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। नेहा के पास 10 पैसे के सिक्के एक निश्चित संख्या में, आपको दे नहीं रखा है कितने हैं, 25 पैसे के सिक्के के रूप में 10 पैसे के 3 गुना है, और 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 25 पैसों की तुलना में 5 अधिक है, और टोटल रुपए आपके पास 120 हैं। तो आपको बताना है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या यहाँ पर क्या है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या हुआ है, 10 पैसे की एक निश्चित संख्या है,
ठीक है। मान लो 10 पैसे की निश्चित संख्या, मतलब कि कुछ नहीं तो x मान लिया। ठीक है। अब 25 पैसों के जो सिक्कों की संख्या है, 25 पैसे के जो कॉइन्स के नंबर है, अभी अपन रुपए नहीं निकाल रहे, सिर्फ नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल रहे हैं। तो 25 पैसे के रूप में 10 पैसे के 3 गुना, तो 10 पैसे के कितने x हैं, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और 50 पैसों के जो सिक्कों की संख्या है वो 25 पैसे के सिक्कों की तुलना में 5 अधिक है, मतलब कि 3x + 5 आपका यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन्स हो गए। ठीक है। ये पूरे के पूरे किसको बता रहे हैं, नंबर को बता रहे, संख्या को बता रहे। लेकिन आपको क्या बोला गया है कि यहाँ पर रुपए कितने हैं, 120 रुपये, तो इसको रुपए में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको बताया 10 पैसे का मतलब क्या होता है, 1/10 रुपये। 25 पैसे का मतलब क्या होता है, 1/4 रुपये। ठीक है। 50 पैसे का मतलब क्या होता है, 1/2 रुपये। तो इसको ऐसे ही कन्वर्ट कर लेते हैं, 1/10 × x, 1/4 × 3x और 1/2 × 3x + 5, जो कि ब्रैकेट में रहेगा, ब्रैकेट का ध्यान रखना है ना। और टोटल कितने रुपए हो गए ये, क्योंकि नंबर ऑफ कॉइन्स का यदि हम लोग पैसे में गुणा कर लेंगे तो टोटल आपके रुपए आ जाएंगे। तो ये 120 रुपये हैं। तो ये कितना है, x/10 है, ये कितना है, 3x/4 है, और ये कितना है, 3x/2 है, और ये इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये 5/2 बन गया। ठीक है। इसी तरीके से बनेगा। मैं यहाँ पर क्या करते हैं, अपन टोटल LCM ले लेते हैं। ठीक है। तो ये 10, 4 और 2 का टोटल LCM आपका बनेगा 20। आप चाहे तो ये ऐसे करके देखना, इसका टोटल LCM आपका आएगा 20, क्योंकि 10 और 4 और 2 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, और 10 और 4 में भी 2 कॉमन है, तो ये टोटल आपका बन जाएगा 20। ठीक है। तो ये बन गया 2x, 5 तिया 15x और 10 तिया 30, और ये कितना बन जाएगा, और 10, 10 5 50। ठीक है। यहाँ पर कोई x नहीं है, ध्यान रखना, नहीं तो x लगा दिया तो आंसर नहीं आएगा। चलो अब सॉल्व करते हैं। 15 और 2 17 होते हैं। 17 में आपको क्या जोड़ना है, 30 जोड़ना है, तो ये कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएगा। 47x + 50 यहाँ पर बचा हुआ है, 120 में 20 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। ठीक है। तो ये कितना बच गया, 47x बन गया। 2400 में से 50 आपको घटाना है तो कितना बच जाएगा आपका, 2350। ठीक है। तो 2350 को आपको भाग लगाना है 47 के साथ। इसको इधर कर लें कि थोड़ी सी जगह खाली कर लेते हैं। चलो, तो x की वैल्यू कट करके देखा आपने, 2350 को यदि 47 से कट करते हैं, 4 चौक 16, 4 5 20, 5 50 बार कट रहा है ये, यस, ये 50 बार कट जाएगा, 0 का 0, 47 5 जो होता है 235। ठीक है। कैसे किया, तो ये 4 और 5 जो 20 होता है, क्योंकि मुझे यहाँ से दिख रहा है कि 4 का 5 में गुणा करूँगी तो 20 आएगा, और 4 का 6 में गुणा करूँगी तो 24 आएगा। तो कहीं ना कहीं 20 और 24 के बीच में ही मेरा नंबर आएगा 23। तो वो क्या होगा, क्योंकि 7 के भी हंसिल जाएंगे तो कहीं ना कहीं कम नंबर ही जोड़ना पड़ेगा। तो ये मैंने सोचा कि यहाँ पर 5 बार जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 50। नंबर ऑफ x, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। अब x से क्या चीज़ कनेक्ट कर रही है उसको देख लो। 10 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई, 50 आ गई। 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई, तो 50 × 3 मतलब कितने हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे। और 50 पैसों के सिक्कों की संख्या आपको बतानी थी 3x + 5, मतलब ये कितने हो जाएंगे, 155 हो जाएंगे। और आपसे पूछा गया था 10 पैसों के सिक्कों की संख्या, तो आपने आंसर कर देना था यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, है ना। कितने सिक्के हैं यहाँ पर, तो 50 सिक्के हैं। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बस यात्रियों को अपनी पूरी क्षमता से यात्रा करना। ये बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है आपका। बस यात्रियों को पूरी एक बस भरी हुई है, ठीक है, बस वाले को यात्रा करनी है, ये अलग अलग बस स्टॉप पर जाकर रुकेगी। ठीक है। बहुत सारे लोग इसके अंदर बैठे हुए हैं। अब आपसे पूछा गया है कि पहले स्टॉप पर यात्रियों का 1/3 भाग उतर जाता है और वहीं से 12 लोग चढ़ जाते हैं। जैसे नॉर्मली बस स्टॉप पर होता है, कुछ लोग उतर रहे हैं, कुछ लोग चढ़ रहे हैं। अगले स्टॉप पर नई संख्या जो है कुल संख्या के आधे यात्रियों को उतार देती है और 3 यात्रियों को बस में चढ़ा देती है। ठीक है। यहाँ तक ठीक है। बस जब अगले स्टॉप पर पहुँचती है तो यात्रियों की कुल संख्या, मतलब केवल बस में 18 लोग बचे रह जाते हैं। अब आपसे पूछा गया कि अधिक से अधिक कितने यात्रियों को भरा जा सकता था बस के अंदर। ठीक है। तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स के बारे में यहाँ पर आपसे बात करी गई है। ठीक है। तो आप चाहें तो पहले एक बार सॉल्व करने का ट्राई करिए, फिर हम लोग इसकी इक्वेशन बनाते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता था, क्योंकि नंबर कुछ भी नहीं दे रखा है, सिर्फ लास्ट में बता रखा है कि बचे हुए यात्रियों की संख्या 18 है। चलिए इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। जो सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व करें, और जिनसे नहीं बन पा रही इक्वेशन यहाँ पर मेरे साथ साथ बनाए। तो अपन सोच रहे हैं कि बस यहाँ से चली होगी,
फर्स्ट स्टॉप से चली होगी तो बस यात्री मतलब टोटल बस में x यात्री बैठ सकते हैं, अपन ऐसा मानकर चल रहे, इतनी सीट है कि x यात्री मतलब 10-15 जितने भी होंगे उतने यात्री यहाँ पर बैठ सकते हैं। पहले स्टॉप पर यात्रियों का 1/3 भाग उतर जाता है। ये हमारा फर्स्ट स्टॉप, टोटल कितने स्टॉप है, ये सेकेंड स्टॉप हम लोग मान लेते हैं और ये थर्ड स्टॉप हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं। तो पहले स्टॉप पर टोटल x यात्री थे, उनका 1/3 मतलब x/3 उतर गया, x/3 भाग उतर गया, ठीक है। और कितने बैठे हुए हैं, x बैठे हुए हैं, x का x/3 भाग उतर गया तो कितने बचे, 2x/3 बचे, है ना। अब ये लोग कहाँ गए, ये 2x/3 लोग जो है कहाँ चले गए, सेकेंड स्टॉप तक चले गए, ठीक है, सेकेंड स्टॉप तक चले गए। अब यहाँ से क्या करा इसने, और वहीं से 1/3 भाग उतर जाता है और वहीं से कितने यात्री चढ़ गए, 12 यात्री यहाँ से चढ़ जाते हैं। पहले स्टॉप पर यात्रियों का 1/3 भाग उतर गया और यहाँ पर कितने यात्री, इसमें 7 के साथ जितने उतरे हैं उसके बजाय 12 लोग भी बैठ गए। तो ये दूसरे स्टॉप पर कितने लोग बैठे, 2x + 3 + 12, ठीक है। तो ये अगले स्टॉप पर ये नई कुल संख्या के आधे यात्रियों को, मतलब ये जो इतनी संख्या थी इसके आधे यात्रियों को क्या करता है, ये उतार देता है, ठीक है। क्या कर रहा है यहाँ पर, काम करते, इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारी बस चलना स्टार्ट होती है, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये पहला स्टॉप, ये दूसरा स्टॉप और ये तीसरा और आगे भी होगा, तो ऐसे लिख लेंगे। हम लोगों ने माना कि x लोग थे, जब ये बस पहले स्टॉप पर पहुंची तो यहाँ पर क्या हुआ, इसने x/3 भाग को उतार दिया, ठीक है। और कितने लोगों को चढ़ा दिया, यहाँ पर x/3 भाग को उतार दिया और कितने लोगों को चढ़ा दिया, 12 लोगों को यहाँ पर चढ़ा दिया। अब x/3 लोग तो उतर गए, अब इसके अंदर कितने बचे, 2x/3 लोग बचे और 12 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जब ये अगले रास्ते तक, अगले स्टॉप तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो 2/3x + 12 जो है दूसरे स्टॉप तक पहुँच चुके हैं। अब इसने क्या बोला, अगले स्टॉप पर यह नई संख्या जो है कुल संख्या के आधे यात्रियों को उतार देती है। मतलब इतने लोग बैठे हुए हैं, इसके आधे यात्री, मतलब इसके आधे यात्री जो हैं अभी उतर चुके हैं, ठीक है। क्या बोला इसने कि इसके आधे यात्री जो है यहाँ पर उतर चुके हैं और बस में कितने यात्री चढ़ जाते हैं, बस में 3 यात्री चढ़े हैं। आधे यात्रियों को उतार दिया और बस में कितने यात्री चढ़े हैं, 3 यात्री चढ़ चुके हैं। जब ये बस जो है अगले स्टॉप पर पहुँचती है तो कुल संख्या कितनी बचती है, 18 बची होती है, ठीक है। ये कितनी बची हुई है, 18 संख्या यहाँ पर बची हुई है। अब आप इसको ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो कि यहाँ पर आपको बोला गया था अगले स्टॉप पर नई संख्या के आधे यात्रियों को उतार देती है, तो आधे यात्री उतर गए तो आधे यात्री बचे होंगे, ठीक है। 1/2 उतर गए तो वापस से 1/2 बचे होंगे। तो 2/3x + 12 के कितने लोग बचे हुए हैं, वापस से आधे लोग यहाँ पर बचे हुए, तो यही संख्या वापस बची हुई है। और जब अगले स्टॉप पर पहुँचे तो उस बस में केवल 18 यात्री बचे हुए थे। इक्वेशन समझ में आई कि हमने कैसे बनाया है इस इक्वेशन को, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व ही करना है, तो आपको यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो अब इसको आप चाहें तो इक्वेशन को एक बार और समझ लो, क्योंकि मेन गेम जो है यहाँ पर सिर्फ इक्वेशन का है। यहाँ से बस को हमने स्टार्ट किया था, बस में x लोग बैठ सकते थे, ठीक है, x लोग बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, x/3 लोग उतर गए, x लोग बैठे थे, x/3 लोग उतर गए तो कितने बचे हुए, 2x/3 बचे हुए। अब यहाँ पर क्या हुआ, 12 और एडिशनल ऐड हो गए, ठीक है। अगले स्टॉप पर जाते जाते क्या हुआ कि आधे खाली हो गए, आधे खाली हो गए तो आधे और बचे हुए हैं, ठीक है। 2/3x + 12 के आधे लोग और यहाँ पर क्या हुआ, बचे हुए और 3 यात्री और ऐड हो गए। और लास्ट में जब फाइनल बस को अंदर जाकर देखा तो केवल 18 यात्री बचे हुए थे, ठीक है। जब बस का मालिक गया होगा तो देखा सिर्फ 18 यात्री बचे, तो उसने पूछा होगा कि टोटल कितने यात्री बस में आज बैठे थे, कितनों ने ट्रैवल किया। तो क्या करना था, सिर्फ इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना था, ठीक है। तो इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है आपका 2/3x + 12, एलसीएम में यहाँ पर ले रही हूँ, ठीक है। 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। और ये पूरे के बटे में जब 2 था, ये मतलब 2 यहाँ पर हो गया, तो 2 का 18 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो इस 2 को यहाँ से हटा देते हैं, वो 36 उधर चला गया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आपको क्या करना है, बस इसको सॉल्व करना है। 12 और 6 कितने होते हैं, 18, और उधर आपका रखा हुआ है 36, तो ये हो गया आपका 2/3x = 36 में से 18 गए तो 36 में से 18 गए तो कितने बचते हैं, 18 बचते हैं। तो 2/3x की वैल्यू 18 हो गई, 2 नम 18, और x = कितना हो जाएगा, 9 × 3 = 27। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 27। आप चाहे तो इसको ऑप्शन से रख के भी कर सकते थे, ठीक है। 27 का 1/3 भाग उतर गए, मतलब कि यहाँ पर 9 लोग उतर गए, 18 बचे हुए हैं, फिर 12 चढ़ गए, फिर ये वापस से कितने हो जाएंगे, 18 12 30 हो जाएंगे। फिर वापस से यहाँ पर आधे यात्रियों को उतार दिया, मतलब 15 उतर गए, 15 और बचे, फिर वापस से 3 और चढ़ गए तो 18 हो गए। तो ये पहले ही ऑप्शन से आपका
करेक्ट हो जाता। ठीक है, जो मैंने बोला आपको बता देती हूँ करके। 27 ऑप्शन यदि हम लोग लेते तो इसमें से इसने बोला 1/3 उतर गए, मतलब 9 उतर गए। 27 में से 9 उतर गए तो कितना बचा, 18 बचा। अब इसने बोला था कि अगले स्टॉप पर 12 लोग चढ़ गए, तो टोटल कितने हो गए, 30। और अगले स्टॉप पर क्या हुआ, 30 लोग जा रहे थे मस्त मजे से, लेकिन इसमें से आधे उतर गए, मतलब 15 उतर गए। तो 30 में से 15 उतर गए तो कितने और बचे, 15 और बचे। और बाद में क्या हुआ, 3 यात्री और 7 के साथ वापस से चढ़ गए, तो ये 18 लोग हो गए। तो ये 18 बराबर 18 आपका वैल्यू आ गया। तो ये आपने क्रॉस चेक भी कर लिया, या फिर बाय ऑप्शन आप जाते तो पहले ही ऑप्शन से आपका आंसर आ जाता। तो ये हम लोगों ने करा इक्वेशन के थ्रू, और ये हम लोगों ने कर लिया ऑप्शन के थ्रू। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। एक राष्ट्रीय उद्यान में 4 अलग अलग पशु हैं, जैसे बाघ है, हाथी है, हिरण है, जेब्रा है। इस जू में 4 एनिमल हैं। यह ज्ञात है कि बाघों को छोड़कर 151 पशु हैं, हाथी को छोड़कर 178 पशु है, और हिरण को छोड़कर यहाँ पर 169 पशु है, और जेब्रा को छोड़कर 161 पशु है। तो बताइए कुल पशु कितने हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपको इक्वेशन ही सॉल्व करनी है। एक बार से सॉल्व करने का ट्राई करिए, इक्वेशन बनाइए और फिर देखिए आंसर क्या आता है। ये आपका डायरेक्ट बाय ऑप्शन सॉल्व नहीं हो सकता है, वैसे तो वही लगानी तो इक्वेशन ही पड़ेगी आपको, डायरेक्टली वो एक्स वाली से ही करना पड़ेगा इसको। चलिए क्या आंसर आया, इसको सॉल्व करने का ट्राई करिए जब तक आप सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा इक्वेशन बनेगी, टाइम लग सकता है। मैं यहाँ पर करना स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, ताकि हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ पाएंगे। ये अपना बाघ, पूरा नाम नहीं लिखते, बहुत बड़ा हो जाएगा, BA कर देते हैं। हाथी को HA लिख देते हैं, हिरण को HI लिख देते हैं, और जेब्रा को ZD लिख देते हैं। हाथी, हिरण, और ये हमारा जेब्रा हो गया। ठीक है, ये टोटल 4 प्रकार के हमारे पास एनिमल है। ये अपने 4 टाइप के एनिमल है। यदि हम लोग बाघ को स्किप कर दें, इस वाले बाघ को स्किप कर दें, तो हमारे पास कितने जानवर बचते हैं, हाथी हो गया, हिरण हो गया, और जेब्रा। टोटल मिलाकर ये 191 बनते हैं। लेकिन यदि हमने हाथी को स्किप कर दिया, अब की बार इसको स्किप करा है, बाकी किसी को नहीं करना है, तो ये बाघ, हिरण और जेब्रा, ये कितने हो जाएंगे, ये 178 हो जाएंगे। अब की बार आपको बोला है कि अब की बार आप क्या करिए, हिरण को हटा दीजिए, मतलब कि बाघ रहेगा, हाथी रहेगा, हिरण को हटा दो तो जेब्रा तो रहेगा ही। ठीक है, तो कितने एनिमल हो जाएंगे, 169 हो जाएंगे। अब की बार आपको बोला है कि जेब्रा को हटा दो, जेब्रा को काउंट नहीं करते हैं, तो उस जू के अंदर जो है 161 एनिमल बचते हैं, राइट। टोटल कितनी इक्वेशन बन गई, 3 इक्वेशन बन गई। ऐसे ही होगा ये, और कोई तरीका शायद इसमें नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया था, बस आपको इक्वेशन बनानी थी कि आपको एक बार बाघ को स्किप करना है, तो हमने बाघ को हटा दिया, तो इन तीनों के टोटल संख्या जो 191 हो गई। एक बार हाथी को हटाया, एक बार हिरण को हटाया, एक बार जेब्रा को हटाया। अब आप इसमें एक चीज़ को नोटिस कर रहे होंगे जो कि ब्लैक में लिखा हुआ है, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल था, हम लोग सीख रहे थे कि टोटल 4 प्रकार है। हाथी इसमें कितने हैं, हाथी इसमें 1 बार हाथी, ठीक है, 2 बार हाथी, 3 बार हाथी। टोटल अगर इन चारों इक्वेशन को जोड़ते हैं तो हाथी आपको यहाँ पर दिखेंगे 3 बार, और इसी तरीके से आप बाघ को काउंट करेंगे तो बाघ आपको दिखेंगे 3 बार। इसी तरीके से आप हिरण को काउंट करेंगे तो हिरण आपको दिखेगा यहाँ पर 2 बार और 3 बार, और इसी तरीके से आपने जेब्रा को काउंट किया तो जेब्रा भी 3 बार। मतलब हर एक एनिमल की काउंटिंग कितनी बार हो रखी है, 3 बार हो रखी है। तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, 3 बाघ है, 3 हाथी है, 3 हिरण है, 3 जेब्रा है, विच इज़ इक्वल टू 191, 178, 169 और 161। ठीक है, ये हमने बना ली इक्वेशन। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं निकालना था, राष्ट्रीय उद्यान में टोटल पशु निकालने थे, तो इन चारों को जोड़कर आप लगाइए 3 का भाग, आपका यहाँ पर आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करिए, मतलब इन सारे नंबर्स को जोड़कर 3 का भाग लगाइए, क्या आंसर यहाँ पर आ रहा है। 699 आ रहा है। अब 699 और इधर 3 और ये ब्रैकेट में नंबर है, इसको हमने 3 से डिवाइड कर दिया, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, टोटल 233 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
बेसिकली यहाँ पर 4 इक्वेशन बनाई हम लोगों ने, जैसा जैसा आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में आपने उसको ही फॉलो किया। 191, 178, 169 और 161, इन सबको जोड़ा 699 आपका आंसर आया। इसको आपने 3 से डिवाइड करा तो एक एक एनिमल की यहाँ पर वैल्यू आ गई। तो टोटली कितने हो गए, 233 जानवर इस बोल सकते हैं इस जू के अंदर है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे ये बोल रहा है, एक मूवी की टिकट के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। मान लो कोई टिकट 300 रुपये का मिल रहा था, अब उसमें 25% और बढ़ गए, मतलब वो महंगा हो गया है लॉकडाउन की वजह से। ठीक है, और दर्शकों की संख्या, अब दर्शक जो है कोरोना से डर रहे, तो अब दर्शक क्या हो गए, 80% रह गए, 20% यहाँ पर कम हो गए हैं। ठीक है, 80% यहाँ पर दर्शक रह गए। यह पाया गया कि मूल्य में वृद्धि के बावजूद भी थिएटर का लाभ अभी भी समान है, मतलब प्रॉफिट उसको अभी भी उतना ही हो रहा है, क्योंकि उसने क्या करा, टिकट के मूल्य में यहाँ पर वृद्धि कर दी है। तो हम लोग मान सकते हैं कि यहाँ पर जो है मूल्य या फिर पैसों की बात करें तो मूल्य कितना हो जाएगा, x रुपये, और टोटल हम लोग बोल सकते हैं कि जो दर्शक आते थे वो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर y हो जाएंगे। y मतलब 20, 40, 50, 100 कितने भी लोग आकर उसमें थिएटर में मूवी देख सकते हैं। तो मान लो x दर्शक में यदि y का गुणा करेंगे तो ये आपका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि x लोगों ने प्रत्येक ने, y लोगों ने प्रत्येक ने x रुपये दिए होंगे, तो ये टोटल ओवरऑल उसका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 25% की वृद्धि हो गई मूल्य में। पहले x था, इसमें 25% की वृद्धि, मतलब 125, 125 मतलब 25 5 125 और 25 चौक 100। कैसे लिखा इसको, 125/100 कर दिया, क्योंकि हमको पता है कि 100 में कितना हुआ, 25% की वृद्धि होगी, तो ये कितना हो गया, 125/100, 25 5 125, 25 चौक 100। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व किया है तो ये 5/4 हो गया, यानी कि जो दर्शक है वो अब 5/4 हो गए। पहले x थे लेकिन अब 1.25 हो गए। ठीक है, तो ये 5/4x हमारे क्या हो गए हैं, यहाँ पर मूल्य हो गए, लेकिन दर्शक जो है अभी डरे हुए हैं तो वो नहीं आ रहे। तो अब इनकी संख्या कितनी हो गई, 80% रह जाती, तो 20 चौक 80, 20 500, इसको 4/5 लिख सकते हैं 80% को। ठीक है, तो अब ये दर्शक कितने रह गए, 4/5 रह गए। तो इन दोनों का जो प्रॉफिट है, यानी कि 5/4 x इंटू 4/5y, तो इसको कट करोगे तो ये वापस से वैल्यू आपकी आ गई xy, विच इज़ इक्वल टू xy। तो xy से xy पूरा कट गया, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं निकल रही है। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये इनसफिशिएंट डेटा है, इसके अंदर कुछ चीज़ें मिसिंग है, या तो इनको प्राइस बताना था, या फिर जितने भी दर्शक आ रहे थे उनकी संख्या बतानी थी, या फिर कुछ ऐसी वैल्यू देनी थी जिसकी वजह से हम लोग एक चीज़ को फाइंड आउट कर पाते। तो यहाँ पर आपकी कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगी, क्योंकि 5/4 है और 4/5 है, तो दोनों की दोनों चीज़ें बराबर होगी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि इसको निर्धारित आप नहीं कर पाएंगे कि कितने लोग आए थे, कितने पैसे इकट्ठे हुए, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, यहाँ पर एक भी वैल्यू नहीं निकलेगी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि इस चीज़ को आप निर्धारित नहीं कर सकते, मूल्य भी निर्धारित आप यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक सिंगल रूम फ्लैट का मूल्य 5,15,000 रुपये है। यदि यह अपने मूल्य के 80% बीमाकृत है, मतलब इसका बीमा किया हुआ है ना, तो अब वो 80% का बीमा किया हुआ है, मतलब आगे कुछ होता है इन फ्यूचर तो 80% आपको रिटर्न मिल जाएगा। एक दुर्घटना में फ्लैट जो है पूरी तरीके से जल जाता है तथा बीमा कंपनी बीमे का 90% राशि ही देती है। वैसे देना तो 100% चाहिए, बट ड्यू टू सम रीजंस वो केवल 90% ही उस पर्सन को दे पाती है। तो फ्लैट के मूल्य तथा वास्तविक रूप में बीमा की जो राशि है उसका अंतर निकालना था। आप थोड़ा सा समय लीजिए, इसको सॉल्व करके देखिए क्या ये बन पा रहा है, नहीं तो फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं करना, ये जल्दी हो जाएगा। नंबर्स थोड़े बड़े दिख रहे हैं, लेकिन आप इसको ट्रिक के थ्रू लगाएंगे या फिर शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, आसान हो जाएगा। हमको दिया हुआ है 5,15,000 रुपये का इस बंदे का फ्लैट था। ठीक है, इसका उसने बीमा करवाया, मतलब इसको कितनी राशि मिल सकती है, 4/5, मतलब कि 20 चौक 80, 20 500, 80% बराबर होता है 4/5 के। मतलब इसको इतनी राशि जो है यहाँ पर मिलनी चाहिए अगर कुछ भी होता है। ठीक है, तो इसका इतना % मिलना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, पूरी तरीके से फ्लैट जल गया, लेकिन इस कंपनी ने क्या करा, केवल 9/10 ही दिया, मतलब इसका केवल 9/10 ही रिटर्न किया, बाकी 10% कुछ रीज़न के कारण बैंक ने इसको रिटर्न नहीं किया। अब आपको सिर्फ ये बताना था कि फ्लैट का मूल्य क्या बताना था आपको, कि जो फ्लैट का मूल्य है और वास्तविक रूप से जो प्राप्त बीमा की राशि है। अब फ्लैट का मूल्य आपको पता है 5,15,000 रुपये है,
ठीक है। और फ्लैट में जो राशि उसको रिटर्न करी है बैंक वाले ने वो करी है 4/5 का 9/10%। तो इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस निकालना था। तो क्या हम लोग यहाँ पर 5,15,000 रुपये को कॉमन ले सकते थे क्या? ठीक है। और 4 नम कितना होता है 36 होता है, 5 ढाई कितना होता है 50 होता है। इसको और इसको हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। तो 5,15,000 रुपये में से 50 में से 36 घटा के 50 का भाग लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए था। ठीक है। ये यहाँ पर कितना बचा हुआ है 50 में से 36 गए तो 14 डिवाइड बाय 50। ठीक है। 5 से कट कर लेते हैं इसको। 5 एकम 5, 5 तिया 15 यानी कि 10300 इंटू 14 होना था। ठीक है। तो ये कितना हो गया 14 ती 42, 14 एकम 14। तो 144200 जो है राशि का अंतर हो गया। ठीक है। वास्तविक राशि और बीमा में अंतर का आपको बताना था। तो 144200 जो है आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। या तो आप चाहते तो फिर इसका इसमें गुणा करते फिर डिफरेंस करते तो थोड़ा लंबा समय और टाइम ज़्यादा लग जाता। तो आपने क्या कर लिया कि दोनों में से इसको कॉमन निकाल लिया। तो आपको फिर सिर्फ 4/5 में 9/10 का गुणा करके 1 से माइनस ही करना पड़ा। ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर रहे हैं। शगुन ने बाजार से अपने घर की ओर जाते समय रास्ते में अपना पर्स खो दिया। लड़कियां नॉर्मली ऐसे ही करती है, अपने पर्स घुमा देती है। लेकिन उसे ठीक से याद है कि अपना पर्स खोने से पहले उसने एक नोटबुक और पेन खरीदा था। एक नोटबुक खरीदा, एक पेन खरीदा क्योंकि उसे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने थे। नोटबुक खरीदने के लिए उसने धनराशि का 1/5 खर्च किया था। मतलब घर से उसको उसकी मम्मी ने जितने दिए थे 1/5 उसने खर्च कर दिया और शेष धनराशि के 10% से पेन खरीदने के लिए खर्च किया जो कि 12 रुपये के बराबर है। तो आपको बताना है कि उसको कितना नुकसान हुआ, उसको कितना नुकसान हुआ। क्योंकि देखो अब यहाँ पर आपको पता है पेन और किताब तो उसके उसमें ही होगी। ठीक है। पेन और किताब हो सकता है उसने हाथ में रखी और पैसे वाला पर्स यहाँ पर खो दिया। तो ओवरऑल उसको कितना नुकसान हुआ इस चीज़ को आपको यहाँ पर बताना था। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। या तो एक काम करिए आप पहले इसको करने का ट्राई करिए कैसे कर सकते हो आप लोग। हमें दिया हुआ है नोटबुक की जानकारी, पर्स की जानकारी और कुछ पैसे इसने खो दिए हैं। तो ये टोटल आपकी अमाउंट बन जाएगा। आप यहाँ पर ये कंसीडर कर सकते हैं कि इसके पास टोटल अमाउंट x रुपये था। घर से ये x रुपये लेकर निकले थे। ठीक है। शगुन घर से x रुपये लेकर निकली थी। ठीक है। इतना आप कर लो। उसके बाद उसने धनराशि का 1/5 खर्च किया। मतलब x का जो 1/5 है इसने खरीद ली यहाँ पर इससे नोटबुक। अब कितना बचा इसके पास टोटल x था, 1/5 की नोटबुक खरीद ली। मतलब इसके पास बचा हुआ है 4x/5। ठीक है। इसको यहाँ अच्छे से लिख देते हैं ताकि समझ में और अच्छे से आ जाएगा। x माइनस x/5 मतलब 4x/5 इसके पास अभी बचा हुआ था क्योंकि इसको अभी तो है क्या खरीदना था एक और पेन खरीदना था। ठीक है। 1/5 यहाँ तक हमको लोग कंप्लीट कर चुके हैं पूरे क्वेश्चन को। और शेष धनराशि यानी कि 4x/5 जो कि बची हुई धनराशि का 10% यानी कि 10/100 यानी कि 1/10 जो है उसने पेन खरीदने के लिए खर्च किया जो कि कितने रुपए 12 रुपये। क्योंकि उसको याद था कि उसने जो पेन खरीदा है वो 12 रुपये का है। ठीक है। तो ये पेन कितने रुपए का था 12 रुपये का था उसको याद है। और शेष राशि जो बची थी उसका 1/10 उसने पेन खरीदने के लिए लिया है। तो ये बन गई आपकी यहाँ पर इक्वेशन और इसी इक्वेशन से होगा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व। ओके। तो यहाँ करना स्टार्ट करते हैं इसको। क्या लिखा हुआ है ये 4x/5 का 1/10 विच इज इक्वल टू 12। ठीक है। अब ये आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि x की वैल्यू 12 इधर ही रख लो, 5 और 10 को उधर लेकर चले जाओ और नीचे डिवाइड में 4 है ही सही। 4 तिया कितने होते हैं 12 और ये x की वैल्यू कितनी आ गई 150 वही निकालना था। इसके को कितनी धनराशि का यहाँ पर नुकसान हुआ है। ठीक है। तो ये 150 रुपये का इसको यहाँ पर क्या हो गया है नुकसान हो गया क्योंकि वो अपना पूरा पर्स यहाँ पर हो चुकी है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 150 रुपये का इस बंदी को यहाँ पर क्या हो गया नुकसान हो गया। ठीक है। चलिए समझ में आया क्या हम लोगों ने यहाँ पर किया है। या फिर इसने कुछ और दिया हुआ है कि अपने घर से जाते समय रास्ते में पर्स खो दिया। पर्स खोने से पहले उसने एक नोटबुक और पेन खरीदा था। नोटबुक खरीदने के लिए उसने 1/5 खर्च किया और धनराशि का 10% पेन खर्च किया जो कि 12 रुपये। मतलब अभी तो हम लोगों के पास आई है टोटल राशि 150 रुपये। अभी उसने यहाँ पर क्या खरीदा था
एक नोटबुक खरीदा था। तो नोटबुक का प्राइस कितना है, x/5 है। x/5 यानी कि 150 का 5, 5 दिया 15, मतलब 30 रुपये की उसने नोटबुक खरीदी है। और पेन कितने रुपए का खरीदा है, इसने 12 रुपये का खरीदा है। तो टोटल 48 रुपये तो इसने सेव कर लिए, क्योंकि इसने नोटबुक और पेन यहाँ पर खरीद लिया है। तो टोटल जो पैसों का नुकसान हुआ है, धनराशि का नुकसान हुआ है, वो आपसे पूछा गया था। तो आपको 150 में से यहाँ पर माइनस करने थे 12 को। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, 150 और 30 और 12 कितने, 48। टोटल इसने 48 रुपये जो है यहाँ पर बचा लिए थे, जो कि पेन और नोटबुक में इसने खर्च किया था। तो 30 और 12 48 रुपये इसने बचा लिए। तो ओवरऑल नुकसान धनराशि का, मनी के टर्म्स में बात करें तो 108 रुपये का नुकसान हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको 150 भी दिया हुआ था, तो डायरेक्टली ना कर देना कि सिर्फ आपसे क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि धनराशि का कितना नुकसान हुआ है, तो उसके बैग में 108 रुपये थे जिसका वो नुकसान करके आ गई है। एक बार और देखना चाहें तो देख सकते हैं फटाफट से। x रुपये थे, इसने क्या करा, x का 1/5 खर्च कर दिया, तो कितना बचा, 4x/5 खर्च हो गया। ठीक है, 4x/5 बचा। अब इसका 1/10 भाग, जो कि 12 रुपये इसका पेन खरीद लिया था, तो x की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर निकाल ली थी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 150। यानी कि जो टोटल मनी इनके पास था वो 150 रुपये था। 150 रुपये में से इन्होंने जो नोटबुक खरीदी थी वो x/5 की थी, यानी कि 100/5 यानी कि 30 रुपये की तो नोटबुक खरीदी। ठीक है, और पेन की बात करें तो पेन आपको डायरेक्टली दे रखा था कि 12 रुपये का, तो टोटल 48 रुपये का इन्होंने सामान खरीदा। तो अभी आपके पास धनराशि पूछा है कि लाइक पर्स में कितने पैसे बचे थे जिनका इन्होंने नुकसान कर दिया है। तो 108 रुपये का इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया है, नुकसान कर दिया है पर्स खोने की वजह से। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। रानी जो है रोहित से 2 वर्ष छोटी है। रानी क्या है, रोहित से 2 वर्ष छोटी है। और चलो इसको पूरा हिंदी में ही लिख लेते हैं। रानी रोहित से 2 वर्ष छोटी है, और रानी और जो हमारी आरुषि है, इनकी आयु का अनुपात दे रखा है 13:9। और जो समीर नाम का लड़का है, ये जो आरुषि है इससे 14 वर्ष बड़ा है। और अजय की आयु दे रखी है आपको 22 वर्ष। जैसा जैसा प्रश्न में लिखा हुआ है मैं एज इट इज यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, अजय की आयु 22 वर्ष और सभी 5 व्यक्तियों का औसत, यानी कि ये रानी, ये अपना रोहित, आरुषि, समीर और अजय, हो गए 5 लोग, 1 2 3 4 5। इन पाँचों का जो औसत है वो 25.2 है। तो डिवाइड में मैं 5 लिखूँ या फिर इक्वल टू में 5 लिख दूँ, बराबर ही है। ठीक है, इनके डिवाइड में यदि 5 रहता तो मैं 5 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उधर लेकर जाती। तो 25 इंटू 0.2 इंटू 5 कर लिया, तो टोटल एज यहाँ पर आ जाएगी, टोटल उनके वर्ष में आयु आ जाएगी। ठीक है, तो इसको आप गुणा करके देख लीजिए, 5 दूना 10 हो जाएगा, 25 5 125 और 126 यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अभी तो सिर्फ आपने 126 निकाला है, लेकिन अभी आपको यहाँ पर वैल्यू भी निकालनी है। तो मेन टास्क आपका यहाँ पर होता है कि आपको इस पूरे को सॉल्व करके सभी की एक कांस्टेंट वैल्यू निकालनी है। तो क्या हम लोग ये कंसीडर कर सकते हैं, आरुषि और रानी दोनों जगह कॉमन है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं कि आरुषि की हम लोग मान लेते हैं 9x और रानी की मान लेते हैं 13x। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब रोहित की जो आयु है वो आपको बोला है कि रानी की आयु रोहित की आयु से 2 कम है, तो रोहित की आयु रानी की आयु की 2 अधिक हो जाएगी। क्या इस इक्वेशन में हम लोग 2 को इधर लेकर आ सकते हैं? तो रोहित की आयु कितनी हो जाएगी, 13x + 2 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद समीर की आयु भी ऐसे ही निकल जाएगी, क्योंकि आपको आरुषि की आयु दे रखी है 9x + 14, इससे 14 ही ज़्यादा है। आरुषि से 14 वर्ष बड़ा है, तो 9x + 14 हो जाएगा। ठीक है, और अजय की आयु आपको दे ही रखी थी 22 वर्ष है। अब आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ना है। तो सबसे पहले रानी की आयु कितनी है, 13x है। ठीक है, उसके बाद रोहित की आयु कितनी है, 13x + 2 है। उसके बाद जो आरुषि की आयु है वो कितनी है, अभी यहाँ पर कांस्टेंट हमने माना था कि आरुषि की आयु मान लीजिए 9x है। ओके, उसके बाद समीर की आयु कितनी है, तो हमने आरुषि की आयु का 14 वर्ष बढ़ा दिया था, तो ये अपने समीर की आयु। और अजय की आयु सीधी सीधी सी दे रखी थी कि 22 वर्ष है, और इन सभी का जो टोटल है वो 126 वर्ष है। तो बस आपको इसको जोड़ना ही था। तो इसको कलर चेंज कर लेते, 13x 9x को आपको जोड़ना था। ठीक है, तो आप ये जोड़ के देखिए क्या आंसर यहाँ पर आ रहा है,
फिलहाल तो आपको एज निकालनी है, उसके बाद आपको अनुपात निकालना है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, तो पहले एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। राइट, एक्स की वैल्यू हम लोग यदि निकाल लेंगे तो उसके बाद सारी चीज़ें हमारी बहुत आसान हो जाएगी। चलिए 13 और 13 कितने होते हैं, 26 एक्स होते हैं। मैं यहाँ पर करना स्टार्ट करी हूँ। 9 और 9 कितने होते हैं, 18 एक्स होते हैं। ठीक है, और उधर कितना लिखा हुआ है, 126 लिखा है, मतलब संख्या को उधर ले लो और एक्स को इधर रहने दो। ठीक है, अब ये कितना है, ये हमारा 2 है, और ये कितना है, 14 है। 14 और 2 कितने होते हैं, 16, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये 22 भी उधर जाया तो माइनस का हो जाएगा। 26 18 कितने होते हैं, 44 एक्स हो जाते हैं। 26 में से 16 गए तो 110, और इसमें से वापस से आपको 22 घटाने हैं। ठीक है, तो 110 में से 22 गए तो ये कितने बच जाएंगे, 88 बच जाएंगे। तो 44 दूना कितने होते हैं, 88 होते हैं। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई हम लोगों की 2। ठीक है, तो कुछ चीज़ें यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि इन पाँचों का जो हमने औसत निकाला था और जो टोटल एज निकाली वो 126 आ गई। अब इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ तक सॉल्व हो जाती है ये वाली चीज़। अब देख लेते हैं एक्स की वैल्यू यदि हमारे पास 2 है, तो अब यहाँ पर जो रोहित है इसकी एज जो है या फिर इसकी आयु जो है वो कितनी हो जाएगी, 13 दूना 26 प्लस 2 28 वर्ष हो जाएगी। समीर की आयु कितनी हो जाएगी, 18 प्लस 14। ठीक है, 18 प्लस 14 कितने होते हैं, 32 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, ये मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, 9 दूना 18 प्लस 14, और यहाँ पर भी 13 दूना 26 प्लस 2 28। ठीक है, ये 2 तो यहाँ पर दिख रही है। अब यहाँ पर लिख लेते हैं रानी की आयु कितनी थी, 13 एक्स थी, मतलब कि 26 थी। ठीक है, और आरुषि की आयु और निकालनी है। आरुषि की आयु 9 एक्स यानी कि 9 दूना 18, ये 18, और अजय की आयु हम लोगों को दे रखी है 22 वर्ष। अब आपको क्या करना है, अब आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो उनकी आयु के घटते क्रम में 3 सबसे कम व्यक्ति, कम आयु के जो व्यक्ति हैं उनका आपको ज्ञात करना था अनुपात। ठीक, तो सबसे पहले एज हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे बड़ा कौन है, 32 वर्ष का दिख रहा है, समीर सबसे बड़ा है। उसके बाद 28 आ रहा है, नहीं उसके बाद, हाँ उसके बाद 28 हो जाएगा। उसके बाद आपका ये रानी जो है 26 की है। फिर आपका अजय जो आपको क्वेश्चन में ही दे रखा था 22 वर्ष का, और ये आरुषि आपकी 18 वर्ष की। ठीक है, नाम नीचे लिख लेते हैं, आरुषि, और ये कौन है, अजय है। ये 26 वाली रानी है, दोनों ही लड़कियां छोटी है। उसके बाद ये कौन है, रोहित जो है 28 वर्ष का, और समीर यहाँ पर सबसे बड़ा है। अब आपसे प्रश्न में पूछा गया उस हिसाब से चलते हैं। उनकी आयु के घटते क्रम में 3 सबसे कम आयु के व्यक्ति, 3 सबसे कम आयु के व्यक्ति यहाँ पर कौन हो सकते हैं, उनकी एज आपको निकालनी है। 3 सबसे कम कौन है यहाँ पर, 26, 22 और 18। ठीक है, घटते क्रम में तो 3 सबसे कम, ये सबसे कम, उससे कम ये, और उससे कम ये, तो ये आपका अनुपात बन जाएगा। अब ये कट हो रहा होगा। ठीक है, काय से कट रहा है, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, और 2 नम 18, 13, 11 और 9 जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि 3 सबसे कम आयु के, ये तीनों सबसे कम आयु के, इनको फिर घटते क्रम में ये सबसे बड़ा, ये उससे छोटा, और ये उससे छोटा, तो इन तीनों की आयु का अनुपात 13, 11 और 9 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए और इसका आंसर करने का ट्राई करिए। कपिल की आयु जो है उसके छोटे भाई सोनू की आयु के 13 अनुपात 13/11 में है। राजू जो है सोनू से 8 वर्ष छोटा है। यदि उसके पिता और माता की आयु का अनुपात 10:9 है, और पिता जो है राजू से 46 वर्ष बड़े हैं। यदि पांचों सदस्य के परिवार की औसत आयु 35.2 वर्ष है, तो पिता और माता की औसत आयु यहाँ पर क्या होगी, ये आपको निकालना है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग एज अ होमवर्क की तरह रख देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व करिए, और कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। कुछ इक्वेशन बनाकर मैं आपको बता देती हूँ। कपिल की आयु जो है, उसका छोटा भाई जो सोनू है उसकी आयु का कितना है, 13/11 है। और ये जो राजू है, इसको आर कंसीडर कर लेते हैं। राजू जो है सोनू से 8 वर्ष छोटा है। यदि उसके पिता यानी कि उसके फादर और मदर की आयु का अनुपात 10:9 है, और जो फादर हैं वो राजू से 46 वर्ष यहाँ पर छोटे हैं। तो अब इन सब में आपको कॉमन कौन दिख रहा है, राजू कॉमन दिख रहा है, क्योंकि राजू का पापा से भी कनेक्शन है और राजू का सोनू से भी कनेक्शन है। तो आप क्या करिए कि राजू को एक्स मान लीजिए। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर इसको एक्स मान लो, इसको वाई के अनुपात में मान लो, तो भी आंसर आ जाएगा, जैसे आपको सही लगता है। ईजी ये पड़ेगा कि आप राजू को एक्स मान लें, तो जो फादर की एज हो जाएगी वो x-46 हो जाएगी। राजू की एज जो है यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हैं, अगर राजू की एज x है तो यहाँ पर जो
राजू को x हमने मान लिया, तो सोनू की एज कितनी हो जाएगी, s-8 है, तो यहाँ पर जो सोनू है x+8 का हो जाएगा, और जो ये कपिल है ये कितना है सोनू का, यानी कि x+8 का जो है 13/11 है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप कपिल की एज निकालेंगे। यहाँ से आपको फादर की मिल गई, तो यहाँ से मदर का अनुपात निकल जाएगा, इसके डिवाइड में 10 करके इंटू 9 करेंगे, मतलब कि मदर का रेशियो निकालना है। तो x-46 डिवाइड बाय, हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि इसको आप डिवाइड कर दें, ये 10 के बराबर है, तो ये 9 निकल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और पांचों सदस्य को यदि आप जोड़ते हैं, यदि आप इसको ऐसे जोड़ रहे हैं टोटल को कि कपिल, राजू, सोनू, कपिल, राजू, सोनू, इसके फादर और इसके मदर, सभी की आयु कितनी है 35.2 है, और टोटल 5 लोग हैं, तो यहाँ से टोटल सभी की आयु आ जाएगी, जिससे कि हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और आंसर कमेंट करके बताइएगा 54, 55, 56, 57 या फिर इनमें से कोई नहीं, बाकी कल हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो सेशन को यहीं ओवर करते, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।